हेलो दोस्तों, एरोटैप में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और इस फटाफट सीरीज के अगले सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कंपोनेंट के बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपके दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, एक है आपके एक्ट्स और दूसरे हैं आपकी स्कीम्स। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये सोचते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स है तो स्कीम्स तो हम लोग रीड ही करते हैं, बट गाइस क्या हमें सारी स्कीम्स पढ़नी है? कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जिसपे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है इन दिस एग्जामिनेशन। तो उसी चीज को ही हम सॉल्व करते हैं इस लेक्चर्स के थ्रू, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के फटाफट सेशंस। तो पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे मैंने आपके साथ 9 स्कीम्स डिस्कस की थी और एक स्कीम मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क दी थी। तो आज हम अगले सेट ऑफ स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और उस होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे और देखेंगे कितने स्टूडेंट्स का आंसर वो जो था वो सही था। ठीक है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस सेशंस को क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है, इसका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग पिछले साल एडुटैप की टीम ने बहुत मेहनत की थी और स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की थी एंड वी हैव गॉट द 116 सिलेक्शंस इन द ईपीएफओ ईओ एग्जामिनेशन। इसी फटाफट सीरीज के सारे हम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी एमसीक्यूज मिले, आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपकी रिवीजन हो और आप बन जाइए नेक्स्ट ईओ कैंडिडेट। और अगर आप एपीएफसी को टारगेट करते हो तो नेक्स्ट एपीएफसी कैंडिडेट। यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिले और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो कि जब आप एग्जामिनेशन बैठे तो आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको बोलता प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो होमवर्क क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था मुद्रा स्कीम के बारे में, जहां पे ये स्टेटमेंट्स थी। तो वहां पे मैंने एक कमेंट देखा था फ्रॉम अ स्टूडेंट हु सेज कि सर आंसर यहाँ पे 1 और 4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में भी नहीं था। बिकॉज वहां पे कंफ्यूजन क्या हुई थी, ही वाज ऑफ द ओपिनियन के सर जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पे गलत है। ऐसा नहीं है, आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 और काफी स्टूडेंट्स ने वो आंसर दिया था। तो गाइस अगर आपने कमेंट नहीं भी किया है तो फिर भी आप यहाँ पे देखिए क्या आपने जो आंसर सोचा था वो आंसर यही था। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो भी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क आंसर्स के फॉर्म में दे रहे हैं प्लीज उनके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप अपने आप को जज कर सके कि क्या आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन है जो इस टाइम पे चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनबीएफसी यहाँ पे एग्जम्प्टेड नहीं है। ठीक है, एनबीएफसी लिखा है एग्जम्प्टेड है, एनबीएफसी आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम मुद्रा योजना, दैट इज द पॉइंट है। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड ही इसको मैनेज कर रही है। दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज राइट और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपका आंसर है। कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती और एप्लीकेंट जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए फॉर द मुद्रा लोन। सो दिस यू कैन सी हियर ऑल्सो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूं, मुद्रा कार्ड के अंदर आपको डेबिट कार्ड जो मिलता है वो किस पर्सपेक्टिव मिलता है, तो इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ मुद्रा लोन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल जो मैं आपको पूछ रहा हूं आप यहां पे देख सकते हैं, आपको मुझे बताने कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। पहली है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा राशन कार्ड का। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया गया है कि आपको राशन कार्ड जो है वो बायलिंगुअल फॉर्म्स में इशू करना है। द स्टेट्स हैव आल्सो, उनको और बताया गया कि आपको जो स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है वो 20 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर जो है वो आपको देना है फॉर द बेनिफिशरीज। तो अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे क्या स्टेटमेंट जो है वो आंसर होगी। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, ओनली 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3 और 1 एंड 3। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है ओनली 3। अब यहाँ पे अगर आप 2 सेकेंड पॉज कीजिए, काफी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आंसर ऑप्शन बी मार्क किया होगा 1 एंड 2, और यही गलती हम लोग यूपीएससी में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस कीवर्ड को हमेशा मिस करते हैं और यहीं पे ही मैक्सिमम टाइम्स अगर आप देख रहे हो यूपीएससी में यहीं पे गलती होती है। आप करेक्ट पूछा गया है और इनकरेक्ट पूछा गया, यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज हमें पता है स्टैंडर्ड राशन कार्ड 20 डिजिट नहीं, वो बन जाएगा आपका 10 डिजिट राशन कार्ड बनेगा। दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो राशन कार्ड का है हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेट्स को बोला गया कि वो जो है आपको बायलिंगुअल बनाना है, जहां पे एक लैंग्वेज क्या होगी आपकी लोकल लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज को भी हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकती है। और ये 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर बनेगा, जहां पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो स्टेट कोड होंगे और द नेक्स्ट 2 डिजिट्स विल बी द रनिंग राशन कार्ड नंबर। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का सेकंड सवाल। सेकंड सवाल आप यहां पे देख सकते हैं, फिर मैंने आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिखाया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम 75 ईयर्स है। कोलेटरल आपको नहीं देना है अप टू 1.6 लाख रुपीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड द लोन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम।
तो लेट्स सी द आंसर हियर। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है? अगर आप देखिए सरकार का प्राइम ऑब्जेक्टिव किसी भी स्कीम को लेकर क्या है कि हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी करनी है। तो अगर आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक सोचोगे तो देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी तो पहुंचेंगे ना वहां पे फार्मर्स के पास। तो यही चीज है। आप देखिए कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सभी एलिजिबल हैं किसान क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। और पहले दो स्टेटमेंट्स हम लोग पहले ही डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं अंडर डोनेट अ पेंशन स्कीम अ डोनर कैन पे अ कंट्रीब्यूशन फॉर अ मिनिमम 1 ईयर। एक साल में अमाउंट क्या रेंज होगा? 660 रुपए से कितना अमाउंट है जो रेंज होगा अंडर द डोनेट अ पेंशन स्कीम, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है श्रम योगी मानधन के अंडर, जो मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो हमको मुझे जानना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी। 2100 रुपया जो है वो आपको रेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डोनेटिंग अ पेंशन। इट विल बी अ रेंज ऑफ रुपीज 660 टू 2400 रुपीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2400 रुपीज आंसर है। बैग में पार्डन 2400 है ना कि 2100 रुपया। ठीक है जी। तो ये है आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे अब मैं आपको पूछ रहा हूं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर। आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, क्या वो ट्रांसपेरेंट एंड पीपल फ्रेंडली प्रोसेस है जो कि एप्लीकेशन में यूज होगा, और यूनिवर्सल कवरेज। तो इनमें से कौन से की प्रिंसिपल्स हैं फॉर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी और सोशल असिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड है विद द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी के सभी ही प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अगर मैं बाकी प्रिंसिपल्स की बात कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल कवरेज, ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलर मंथली डिसबर्समेंट की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। देखिए डिजिटल पेमेंट्स की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एक की प्रिंसिपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फिर सोशल ऑडिट होगा, आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। ठीक है, आईटी बेस्ड मैनेजमेंट और ग्रीवेंस और ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस जो है यहाँ पे की प्रिंसिपल्स हैं ऑफ दिस सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर द एग्जामिनेशन? बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स। ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में, जहां पे हमने पेंशन डिस्कस की थी। फिर हमने नेशनल विंडो पेंशन स्कीम, नेशनल डिसेबिलिटी, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम, ये स्कीम्स हैं जो कि पार्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर, और ये भी आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका अगला सवाल जो कि है एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर। तो ईपीएफओ ईओए एग्जामिनेशन में द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट इज अ स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन फार्मिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या फिर ट्रेडिंग सेक्टर। तो आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छी तरह रिवाइज किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं किए डो नॉट वरी, हम आपके साथ जो स्कीम्स के पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके एक एक कंपोनेंट, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। बट यहां से हमें ये आइडिया लगाना है कि नॉट डायरेक्टली, थोड़ा सा हमें इनडायरेक्टली भी स्कीम के बारे में प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसको आंसर का ऑप्शन नंबर डी 2, 3 एंड 4 फार्मिंग सेक्टर एलिजिबल नहीं है। तो जब आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करते हो वहां पे प्राइम फोकस है इंडस्ट्रीज के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। तो यही प्राइम फोकस अगर आप देखिए तो यहाँ पे एंटरप्राइज जो है वो किस चीज में एंगेज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर के ऊपर। ये क्लियरली मेंशन है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम के ऊपर। चलिए अब इसके अंदर आपको बैंक लोन मिलेगा 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक, जहां पे एक चीज मैंडेट की है कि वहां पे एटलीस्ट 1 लोन शुड बी गिवन टू शेड्यूल्ड कमर्स, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड 1 जो लोन है वो आपको एटलीस्ट एक वुमेन बोरर को देना पड़ेगा पर बैंक पर ब्रांच। ये इंपॉर्टेंट है जी, पर बैंक ब्रांच। ठीक है जी, फॉर किसके लिए? ग्रीन फील्ड। तो देखिए ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नए जो आप स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए उसके लिए आपको ये लोन जो है वहां पे दिए जाएंगे। चलिए अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा जनरली सोचते हैं कि हम पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इन लेक्चर्स की फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। द लिंक फॉर दैट इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आपको इस सभी के सभी लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली फ्री देयर। चलिए अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जिसके नाम है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और हर बार पूछी गई है एपीएससी में भी और ईओए एग्जामिनेशन में। तो मैंने आपको पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग। ये फोकस करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर। सब्सक्राइबर्स कैन मेक कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस, और वॉलंटरी एग्जिट जो है वो बिल्कुल भी परमिट नहीं की जाती बिफोर 10 years ऑफ एंटरिंग इनटू द स्कीम। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम। अगेन आंसर अगर मैं बात करूं तो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिल सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज वॉलंटरी एग्जिट भी यहाँ पे परमिट की जाती है अंडर द स्कीम। जहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया सिर्फ आपको वो मिलेगी, उसके अलावा जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंटरेस्टेड वो आपको जनरली नहीं मिलता, बट वॉलंटरी एग्जिट इज देयर अंडर दिस स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। बिल्कुल सही है जी, इसका प्राइम फोकस अगर मैं बात करूं अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम में एक सबसे बेसिक डिफरेंस जो है कि अटल पेंशन योजना सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के दोनों ही आते हैं। दोनों स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमें याद रखनी है। पीएफआरडी एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो भी हमें याद रखना है। बट प्राइम जो चीज हमें याद रखनी है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर है और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को फोकस करता है। यहां पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन योर एज और वॉलंटरी एग्जिट यहां पे अलाउड है। तो यही चीज मैंने आपको बोली है, वॉलंटरी एग्जिट इज परमिटेड, जहां पे सिर्फ आपको आपकी कंट्रीब्यूशन मिलेगी और आपको कोई भी अमाउंट यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द अटल पेंशन योजना। एक चीज और बता रहा हूं, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, तो उनके स्पाउस जो हैं अगर उस कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करते हैं तो वो भी स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं अंडर द अटल पेंशन योजना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है गाइज आपका पढ़ो प्रदेश स्कीम के ऊपर। तो इस तरह की स्कीम्स भी आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के ऊपर डायरेक्टली फोकस करती है। तो इस तरह के स्कीम के क्वेश्चन हमें देखने को जनरली मिल सकते हैं। क्वेश्चन मैंने को पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स कैन अवेल द बेनिफिट अंडर पढ़ो प्रदेश स्कीम? अ स्टूडेंट हु हैज secured एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, जिन्होंने लोन लिया है फ्रॉम द बैंक हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ बैंक्स एसोसिएशन, और a student whose overall family income exceedingly not more than 6 lakh per annum। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल अंडर द पढ़ो प्रदेश स्कीम। तो देखिए यहां पे इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। जनरली क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं इस तरह के इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपने स्कीम पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू पढ़ो प्रदेश स्कीम इज, रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आए थे कि पढ़ो प्रदेश स्कीम जो है वो डिसकंटिन्यू की जाएगी, बट अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कोई आपको ऐसी ऑप्शन मिलती है कि क्या स्कीम डिसकंटिन्यू हुई है, तो अभी तक एज ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड इनकरेक्ट है। अगर मैं बोलूं इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कैटर कर सकते हो, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमेशा देखिए कौन सी स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है। यहां पे क्या लिखा गया, यहां पे लिखा गया है A student has taken the loan from a bank who is not a member of Indian Banks Association। तो देखिए बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो यही जनरली स्टेटमेंट है जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है और आप इस आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है लोन जो है वो आपको मिलेगा पढ़ो प्रदेश की बात। तो मतलब ऑब्वियसली बात है फॉरेन स्टडीज की बात है, जहां पे आप पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा। कंडीशन इज योर फैमिली एनुअल इनकम शुड नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ ₹6 लाख पर एनम। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, स्टूडेंट is eligible who has taken the loan from the bank who is a member of Indian Banks Association। तो आईबीए खुद ही इतना बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसके बाहर से लोन ले लोगे, वो गारंटी क्या होगी। तो यहां से आप इस तरह की चीजों को आप इस तरह मेमोराइज कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल मैंने पूछा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। अगेन जो स्टेटमेंट स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है। तो इस तरह की जो आपको अटपटी स्कीम, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि यार ये तो सुनी ही नहीं है,
इस तरह की स्कीम्स भी हम आपको यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे आपके इन लेक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर नहीं है जी, इंडिकेटर है मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, जन विकास की बात हो रहा है, ठीक है, लिटरेसी रेट आप सोच सकते हो, ठीक है जी, वुमेन्स और फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने आपके साथ पूरी डिटेल स्कीम डिस्कस किया, क्योंकि ये थोड़ी सी स्कीम है जो जनरली हम यूपीएससी में इतना डिटेल में शायद ना पढ़े, पर मैंने आपके यहाँ से पूरी स्कीम आपको यहाँ पे बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है, रीस्ट्रक्चर हुए 2017-18 में, क्या फंडिंग पैटर्न है यहाँ पे ये भी बताया गया है। तो आप इस सब चीज को आराम से, आई विल एडवाइस कि आप इसको ध्यान से रिवाइज कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी, कितना मैक्सिमम अमाउंट है दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन अ ईयर अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है। तो मुझे बताइए कितना मैक्सिमम अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जा सकता है अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख रुपया। तो आंसर क्या है, आंसर हमें पता है, मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपया, और मिनिमम कितना है दैट इज रुपीज 250। So maximum is rupees 250 per year, minimum is 250, maximum is 1.5 lakh. That can be done under सुकन्या समृद्धि अकाउंट। चलिए जी अब आते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अप टू 25 लाख का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको दी जा रही है फॉर कमर्शियलाइजेशन और स्केलिंग अप योर डेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सीड फंड जो है वो स्ट्रिक्टली यूज की जाएगी फॉर स्टार्टअप फॉर क्रिएशन ऑफ एनी फैसिलिटीज जो कि यूटिलाइज होंगे, ठीक है जी, विच शैल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटेड, ठीक है, तो जिसके लिए पर्पस आपको ग्रांट मिल चुकी है। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो दोस्तों ये था हमारे आज का सेशन, ठीक है। आज के सेशन में मैंने आपके साथ 9 स्कीम्स डिस्कस की हैं, जिसमें से अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक स्कीम जिसके बारे में जो हमने डिस्कस की थी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो कि थोड़ी सी अटपटी, विच इज नॉट अ यूजुअल स्कीम। मैंने आपको वो स्कीम डिटेल में भी प्रोवाइड की है, तो आई विल एडवाइस कि आप उस स्कीम को डिटेल में रीड कीजिए। अब कोई भी डाउट आता है उस स्कीम के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं अगली स्कीम पे, अगर आपको स्कीम अंडरस्टैंड नहीं है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस स्कीम के बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूंगा। डू नॉट वरी ऑन दैट थिंग ऑल्सो, बट आई विल फर्स्ट एडवाइस कि आप एक बार उस स्कीम को पढ़िए। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए कि सर ये स्कीम मुझे प्लीज एक बार दोबारा आप रिवाइज करवा दीजिए। ये चीज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर अगर आपको चाहते हो कि उस स्कीम को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊं, तो सिर्फ आपको एक चीज लिखना है कमेंट बॉक्स में कि सर उस स्कीम को प्लीज एक्सप्लेन द स्कीम इन डिटेल। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में वो स्कीम सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज अब मैं बताता हूं कि अब हम आपकी मदद कैसे कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग बोला था कि नंबर सिलेक्शन मैंने बताई थी, लेक्चर के बारे में बताया, बट अब इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करते हैं कि किस तरह आप हमारे चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने स्टार्ट ही किया प्रेपरेशन, तो आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे मास्टर पैक्स के थ्रू, जो वहां पे बिल्कुल बिगिनर आपको मिलेगी। फिर हमने आपको एक चीज दी है जिसका नाम है टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस, अकाउंटेंसी और लेबर लॉज इस पे इशू आ रहा है, तो यहाँ पे आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है जी, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, प्लस बाकी की आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। और लास्ट इज टेस्ट सीरीज, अगर आपने सब कुछ पढ़ा सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज को। इन तीनों कोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको सक्सेस दिलवाना है। यही है हमारा मोटो ऑफ द टीम एडुटैप। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in। आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, जिसका नंबर नाम है 8146207241। सो दोस्तों अगर आपको सबसे पहले आंसर बताने हैं स्कीम्स के बारे में, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बेझिझक होकर कमेंट कीजिए कि आप स्कीम जो भी आपको समझ नहीं आ रही है आप उस स्कीम का नाम लीजिए। हम उस स्कीम को ऑब्वियसली पक्का मैं बता रहा हूं कि हम उस स्कीम को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में भी, ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो यहां पे आपको किसी डाउट के साथ नहीं जाना, बल्कि अपना डाउट रिजॉल्व करके जाना है इन दिस लेक्चर्स। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।